चलिए सेल साइकिल का क्विक रिवीजन करते हैं। एज वी नो सेल साइकिल हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और इन रिपेयर सिस्टम के लिए, इवन दो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स लाइक स्पर्म सेल्स या फिर एग फॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेल साइकिल्स होंगे। एक है ना माइटोसिस, जो है ना सोमैटिक सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जैसे स्किन सेल्स वगैरह में देखा जाएगा, और एक है ना मियोसिस, जो है ना जर्म सेल्स जैसे कि स्पर्म सेल्स एंड ओवरीज में देखा जाएगा, मीन्स एग सेल्स में। इंटरफेस होगा यहाँ पे सेल साइकिल में, और एम फेस होगा। इंटरफेस है ना 23 आवर्स का होगा, एम फेस 1 आवर का होगा। इंटरफेस में ये 95% ऑफ टाइम टेकिंग करेगा, और ये है ना सिर्फ 5% है ना टाइम करेगा। मतलब यहाँ पे पूरा है ना सेल का कंप्लीट प्रिपरेटरी फेज कहलाएगा, जहाँ पे है ना सारी प्रिपरेशन होगी, जस्ट यहाँ पे डिवीजन होगा, इस तरह से प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे है ना इंटरफेस के अंदर हम है ना 3 तरह के फेसेस देखते हैं। एक है ना G1 फेस और S फेस एंड G2 फेस। G1 एंड G2 फेस में है ना यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और S फेस में यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस चलेगा। रेप्लिकेशन इज नथिंग बट एक हमारे पास जितना भी आर्म है वो सारा का सारा एक हम है ना 2 आर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम है ना रेप्लिकेशन कहेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि सेल साइकिल के अंदर फर्स्ट जाएगा G1 फेस। G1 फेस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है ना 4 क्रोमोसोम्स है। 4 क्रोमोसोम्स हम किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4 क्रोमोसोम्स आर देयर, दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज ए 4 क्रोमोसोम्स। एंड हमारे पास यहाँ पे है ना 2 कॉपीज है। कॉपीज किस बेस पे, यहाँ पे एक क्रोमैटिड ये है और एक क्रोमैटिड ये है। सो बेस्ड ऑन दीज क्रोमैटिड्स ओनली वी आर कॉलिंग इट एज ए नंबर ऑफ कॉपीज। अब यहाँ पे हम इसे कहेंगे नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास 2 है, बिकॉज दे आर ओनली टू नंबर ऑफ कॉपीज आर प्रेजेंट, दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज ए कॉपीज। एंड यहाँ पे है ना G1 फेज से जैसे ही सेल है ना S फेज में चला जाएगा, यहाँ पर सेम इसी कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इवन दो 1 सिंगल आर्म रहे या फिर इस तरह से डबल आर्म रहे, तब भी हम इसे 1 सिंगल क्रोमोसोम ही कंसिडर करेंगे। अब ये जैसे ही इसका अनदर आर्म है ना रेप्लिकेट करके इस तरह से फॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हम इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना 4 रहेंगे, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये है ना हम क्रोमैटिड के बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक आर्म, यहाँ पर 2 आर्म, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4, इस तरह से 4 नंबर ऑफ कॉपीज बन गए हैं हमारे। अब यहाँ से सेल जाएगा G2 फेज पे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मली प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। क्रोमोसोम एज इट इज रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4, नंबर ऑफ कॉपीज 4। और इसके बाद हमारा सेल या तो जाएगा मियोसिस में या फिर जाएगा ये है ना माइटोसिस में। यहाँ से है ना कोई भी प्रोसेस होगा, बट माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, इन दोनों में भी है ना G1 S एंड G2 फेज इसी तरह से होगा। देयर इज नथिंग इज चेंजिंग हियर। यहाँ पे जब हम माइटोसिस की कंडीशन देख रहे हैं, माइटोसिस की कंडीशन है ये माइटोसिस की कंडीशन में फर्स्ट आएगा हमारे पास प्रोफेस। प्रोफेस की कंडीशन में यहाँ पे है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ कॉपीज आर रिमेन सेम, जैसे हमारे पास G2 में थे। बट यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन इज नथिंग बट इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था हमारा क्रोमोसोम। अब ये है ना कुछ इस तरह से एक कंडेंस, मतलब एक जगह एकजुट होगा, जिसे हम कंडेंसेशन का प्रोसेस कहेंगे, विच इज हैपनिंग इनसाइड द प्रोफेस। प्रोफेस के बाद सेल विल एंटर इनटू द मेटाफेज, जहाँ पे है ना सारे के सारे सेल्स है ना इस तरह से सेंट्रल पार्ट, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पे आके अटैच हो जाएंगे। अब यहीं पर है ना इसी के साथ साथ है ना सेंटर में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी आके इसे है ना अटैच करवाएंगे। मतलब यही स्पिंडल फाइबर्स है ना इन क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नंबर ऑफ कॉपीज एज इट इज सेम, जैसे कि G2 एंड प्रोफेस एंड मेटाफेस सब में इतना ही सेम का सेम रहेगा। बट जैसे ही हम एनाफेस में जाएंगे, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए, यहाँ पे है ना न्यूक्लियस का सारा डिवीजन हो रहा है। दोनों है ना दो भाई है ना डिवाइड कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं जायदाद का, जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग इट एज ए कैरियोकाइनेसिस। अब यहाँ पे पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए हमें है ना जब हम पूरा होल सेल को देखेंगे, सारे क्रोमोसोम्स को देखेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास कॉपीज कितने हैं, इसका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4। तो 4 है ना कॉपीज है। एज यू कैन सी यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर 4, here you can see 8 and 4, but
बेस्ड ऑन दिस, इफ अगर है ना हम यहाँ पे इसके बेसिस पे नहीं देख के हम है ना सिर्फ इसी के बेसिस पे देख रहे हैं, किसके बेसिस पे, सिर्फ ये जो जितना भी पार्ट है इस क्लस्टर के बेस पे देखेंगे, मतलब इतना हाफ वाला देखेंगे, तब हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 क्रोमोसोम्स है, एंड नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास ये एक है और ये एक है। सो दैट्स वे वी आर कॉलिंग इट एज ए नंबर ऑफ कॉपीज। ओके, अब यहाँ पे है ना एनाफेज में इस तरह से सेपरेशन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, देन इट विल गो इनटू द टीलोफेज। टीलोफेज को हम है ना साइटोकाइनेसिस भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितना भी साइटोप्लाज्म का लिक्विड फ्लूइड फॉर्म है ये सब है ना डिवाइड होगा। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में है ना ये सब का सब है ना इधर सेपरेशन सेपरेशन है ना कम्प्लीटली हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 एंड नंबर ऑफ कॉपीज आर 2 एज वी कैन सी हियर। सेम यहाँ पे जितना होगा यहाँ पर भी वही होगा। ये है ना इक्वेशनल डिविजनल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जैसा स्टार्ट किया था वैसा ही एंड हो रहा है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना हमारे पास यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास है ना 4 थे, और एंड में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास 4 ही है, जिसकी बेसिस पे हम बोल रहे हैं ये है ना इक्वली डिवाइड हुआ है। हमने कोई भी है ना इधर से उधर नहीं किया, प्रॉपर्टी जितनी भी है प्रॉपरली दोनों भागों में डिवाइड अच्छे से हुई। नंबर ऑफ कॉपीज यू नेवर सी इन दी इक्वेशनल डिवीजन, और यहाँ पे जितना भी है नंबर ऑफ कॉपीज आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ कॉपीज क्या होंगे। अब ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम फिर से है ना रेप्लिकेट करेगा तो इसका सेकंड आर्म बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे फर्स्ट सिंगल आर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दिस क्रोमैटिड इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस कॉपी। ओके, सो नंबर ऑफ कॉपीज इज नॉट काउंटिंग इन द बेस्ड ऑन द इक्वेशनल डिवीजन के अंदर हम जब देखते हैं तो है ना नंबर ऑफ कॉपीज ही देखते हैं। अब यहाँ पे सेल के बारे में इतना समझ आ गया कि माइटोसिस की प्रोसेस ये है। अब हम जाएंगे मियोसिस के प्रोसेस में। हमें पता है जितना भी प्रोसेस ये सब हुआ ये सारा का सारा है ना इसमें भी वही होगा, मतलब G1 फेज, NS एंड G2 फेज। इसी के बाद हमने कहा था ये या तो जाएगा माइटोसिस या फिर मियोसिस में। यहाँ पे हमने सारा का सारा माइटोसिस के बारे में इधर देखा हमने। अब जाएंगे हम मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर यहाँ पे देखिए इंटरफेज, जहाँ पे हमने G1, S एंड G2 फेज को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब सेल जाएगा मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के अंदर जाने के बाद सेल है ना इंटरकाइनेसिस में जाएगा, देन इट विल एंटर इनटू द मियोसिस 2। ओके, ये है ना गैमेट के फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मियोसिस 1 के अंदर हमारे पास हो गए 2 फेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मियोसिस 1 के पास है ना 2 फेसेस है, एक है ना प्रोफेस है और यहाँ पे मेटाफेस है ना कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। प्रोफेस में फिर और थोड़े ज्यादा नखरे हैं, जैसे कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इस तरह के प्रोफेस के अंदर और थोड़े फेसेस हैं। अब इन्हें जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले है ना हमें ये एक चार्ट अच्छे से समझ आ जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो यहाँ पे है ना सेल जाएगा प्रोफेस में, जहाँ पे ये सारे के सारे डिवीजन मतलब स्पेसेस होंगे। उसके बाद ये जाएगा एम फेस में, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1, साइटोकाइनेसिस 1। इस तरह से सेल्स में जाएगा। फिर जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये जाएगा इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक ऐसा पर्टिकुलर फेस है जहाँ पे है ना सेल जाएगा बट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये है ना डिवाइड वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। उसके बाद सेल जाएगा M2 के अंदर। M2 के अंदर यहाँ पे है ना प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस कैसे चल रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पे है ना यहाँ पर तक हमने समझ लिया कि क्या हो रहा है। अब जाएंगे हम लिप्टोटीन के फेस में, जो है ना प्रोफेस के फर्स्ट मियोसिस के फर्स्ट प्रोफेस में हो रहा है। और ये सारे के सारे है ना हमारे जर्म सेल्स में हो रहे हैं, एपिथेलियल में नहीं। जो पहले हमने देखा था माइटोसिस, वही है ना हमारे एपिथेलियल में हो रहा है। फर्स्ट फेज है हमारा लिप्टोटीन फेज, जहाँ पे हमारे सारा क्रोमोसोम है ना कंडेंस हो रहा है, सारा एकजुट हो रहा है, जितना भी है ना अगड़म दगड़म जहाँ वहाँ पड़ के वो सब है ना कंडेंस हो रहा है। अब ये जैसे ही लिप्टोटीन से है ना जाएगा जाइगोटीन में, यहाँ पे क्या करेगा, क्रोमोसोम के अंदर है ना साइनेप्सिस या फिर है ना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। व्हाट डज मीन बाय मीन्स, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के दो कलर के क्रोमोसोम्स हैं। ये क्या करेगा, एक दूसरे के इतना करीब आ जाएगा कि इसके क्रोमोसोम जीन्स है ना एक दूसरे से अटैच होने लगते हैं, जिसे हम साइनेप्सिस कहेंगे। ओके, अब जैसे ही ये जाइगोटीन कंप्लीट करेगा ये जाएगा पैकेटीन। यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉसिंग ओवर करेगा, डीएनए एक्सचेंज करेगा और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जितना भी क्रोमोसोम है ये सारा का सारा इस तरह से इतना क्लोज आने के बाद इसका जीन इसमें, इसका जीन इसमें, मतलब यहाँ से पिंक वाला इसमें चले जाएगा, ब्लू वाला पिंक में आ जाएगा। सो इतना है ना क्लोज आ जाएगा कि ये है ना सारा का सारा एक्सचेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ये है ना हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में जेनेटिक्स में देखते हैं।
उसके बाद ये सेल जाएगा डिप्लोटीन फेस में। डिप्लोटीन में यहाँ पे क्या करेगा, ये है ना सारा क्रॉसिंग ओवर करने के बाद स्लाइटली सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यहाँ पे साइनेप्सिस एंड हो जाएगा, मतलब एंडिंग प्रोसेस होगा डायाकाइनेसिस में। यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे, दे विल कम्प्लीटली सेपरेटेड। ओके, ये दोनों यही फेसेस है कि दिखाएंगे कि हमें ये है ना दोनों सेपरेट हो गए। और यहाँ पे है ना जाइगोटीन एंड ट्राइकोटीन में क्या होगा कि नॉर्मली ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज आ रहे हैं। ग्लिप्टोटीन में नहीं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कंडेंसेशन कर रहे हैं। इस तरह से याद रख लीजिए। अब सेल जाएगा कहाँ पे, इससे जाएगा मेटाफेस 1। देखिए मेटाफेस, ओके, मेटाफेस 1 के अंदर ये है हमारा मेटाफेस 1। यहाँ पर देखिए हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सब सामने आएंगे, एक दूसरे के सामने आएंगे। दे आर नॉट सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। इस तरह से G1 G2 एंड एस फेस, देन है ना जाएगा प्रोफेस। प्रोफेस के बाद ये कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे है ना होमोलोगस क्रोमोसोम जैसे ही सामने है। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हम देखेंगे तो 4 है हमारे पास, और कॉपी नंबर है 4 है हमारे। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, ये 1 2 3 4, ओके, 4 आर्म से, दैट्स वी आर कॉलिंग एज 4 नंबर ऑफ कॉपीज। ओके, एंड 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द मेटाफेस 1। अब ये है ना सारा का सारा जो हमारे 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स हम जो कहते हैं जर्म सेल्स के, उसमें हो रहा है। बट हम यहाँ पे 23 के 23 एज इट इज नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, दैट्स वी आर ड्रॉइंग ओनली 4 क्रोमोसोम्स हियर। सो ये सारा 23 पेयर्स के साथ है ना इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे और सेपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब मेटाफेस जैसे ही कंप्लीट होगा, सेल जाएगा इन एनाफेस में। एनाफेस के प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम and number of copies are same when we are seeing considering it as a whole। बट यहाँ पे जैसे ही हम क्लस्टर में देखेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। यहाँ पे हमारे पास एक क्रोमोसोम आएगा और यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स, और इसके पास कॉपीज कितने हैं, ये एक ये दोनों है, सो 2 कॉपीज 2 क्रोमोसोम्स। इस तरह से ये क्लस्टर बना लेगा, मतलब है ना एक जुट जाएंगे, एक साइड इधर आ जाएगा, एक साइड है ना उधर आ जाएगा। और ये है ना स्पिंडल फाइबर से अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर्स है ना माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे होगा, इसके बाद सेल जाएगा टीलोफेज के अंदर। यही हम है ना यहाँ पे जो हमारा एनाफेज है, यही कैरियोकाइनेसिस करेगा। उसके बाद है ना साइटोकाइनेसिस एंड टीलोफेज का फेज आएगा, जहाँ पे कम्प्लीटली सेल है ना डिवाइड हो जाएगा, और सेल जितना भी है ना सेल का साइटोप्लाज्म का रीजन है वो भी सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब यहाँ पे ये हम कहेंगे इसे रिडक्शनल डिवीजन। वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए रिडक्शनल डिवीजन, यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स आ गए, 2 नंबर ऑफ कॉपीज आ गए। हमने जब स्टार्ट किया था हमारे पास थे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4, अब हमारे पास आ गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, जिसकी वजह से वी आर कॉलिंग इट एज ए रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिड्यूस हो गया, 4 से भले 2 हो गए, मतलब यहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं, दैट्स वी आर कॉलिंग इट एज ए रिडक्शनल डिवीजन। अब हमने कहा था 46 क्रोमोसोम से, 46 क्रोमोसोम में एक M2 में जाएगा, तो ये है ना 23 क्रोमोसोम, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे M फेस में हमारे पास है ना 46 क्रोमोसोम्स थे। 46 क्रोमोसोम्स है ना होमोलोगस इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आए, एंड एक के अपोजिट एक, सारे के सारे 23 इसमें एक में और 23 इसमें हो गया। ओके, अब ये जाएंगे M2 फेस में। ओके, M2 फेस में हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स है, दे आर नॉट पेयर इन द फॉर्म। पेयर के साथ नहीं, मतलब इसका फादर के साइड से एक आया, मदर के साइड से एक आया, ये फादर के साइड, ये है ना फादर के साइड से आया, ये है ना मदर के साइड से आया। ओके, अब ये अपना एक एक आर्म है ना G1 G2 फेसेस में यहाँ पे फॉर्म कर दिया, मतलब इसका और एक जो आर्म बना वो है ना G1 G2 फेस में हुआ रेप्लिका की वजह से। अब जैसे ही ये रेप्लिकेशन हो गया, तो इसके पास है ना इसके आर्म आ गया, फादर का आर्म फादर को, मदर का आर्म मदर को आ गया। अब ये है ना होमोलोगस के कंडीशन में अपोजिट आ रहे थे M1 फेस के अंदर हमारे पास। अब ये है ना M1 फेस में क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया और ये सेपरेट हो गया, जिसकी वजह से अब ये जाएंगे M2 के फेस में। M2 फेस में क्या होगा, किस तरह से होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट गेट कंफ्यूज हियर, ये बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है इतनी दूर का, क्योंकि आप आई डोंट थिंक कि आपको एक क्लियर हुआ, बट अगर आपको क्लियर हो गया यू कैन जस्ट गो, और नहीं हुआ तो लेट मी एक्सप्लेन यू। फॉरवर्ड कर दीजिए 1-2 मिनट के लिए।
देखिए हमारे पास है ना 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ओके, बेस्ड ऑन व्हाट पेयर। हमारे पास सिर्फ 46 पेयर में नहीं होंगे, हमारे पास होंगे 46 क्रोमोसोम्स, राइट। ये 46 क्रोमोसोम्स है ना क्या करेंगे, रेप्लिका करके है ना इसका अपना है ना एक एक आर्म बना लेंगे। आर्म बनाने के बाद ये क्या करेंगे, होमोलोगस कंडीशन में एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। जैसे ये होमोलोगस कंडीशन में आएंगे तब है ना ये सेपरेट होकर है ना अलग अलग सेल के अंदर डिवाइड करेंगे। अब जैसे ये सेल के अंदर इस तरह से डिवाइड हो जाएगा तब है ना फिर से ये M2 के अंदर जा रहे हैं, बस इतना ही है। 46 यहाँ पर थे, अब यहाँ पर जैसे डिवाइड करें ये 23, ये 23, इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं हमारे क्रोमोसोम्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए मियोसिस 2, मियोसिस इससे पहले यहाँ पे सेल जाएगा इंटरकाइनेसिस, जो है ना कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट है ना सेल स्पेस में जा रहा है, उसमें से निकल रहा है, उतना ही, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब मियोसिस 2 में जाने के बाद प्रोफेज 2 क्या करेगा, यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगा। एज वी आर हैविंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2, कॉपी नंबर इज 2, देन इट विल एंटर इनटू द मेटाफेज, जहाँ पे है ना फिर से ये इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा और यहाँ पे है ना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2, नंबर ऑफ कॉपीज आर 2। अब देन इट विल एंटर इनटू द एनाफेज, जहाँ पे हमारे पास है ना फिर से वही कहानी के सेपरेशन होगा। ये है ना एक दूसरे को इस तरह से इक्वेटोरियल पोल, इक्वेटोरियल से है ना पोल के साइड है ना पुल करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड ये है ना सेपरेट हो जाएंगे। और यहाँ पे सेपरेशन किस बेसिस पे हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। वहाँ पे हमने देखा था M1 के अंदर कि ये है ना होमोलोगस कंडीशन में इस तरह से माइट्रोकॉन्ड्रिया, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो रहे हैं, बट यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड इज गेटिंग अटैच विथ ईच अदर। यहाँ पे इस तरह की कंडीशन, एक ही क्रोमोसोम के है ना दो आर्म्स को अलग कर रहे हैं हम, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए सिस्टर क्रोमैटिड आर सेपरेटिंग। तो यहाँ पे है ना क्रोमोसोम्स के कितने हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे दो क्रोमोसोम, सो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपी 1 है, ओके। सो होल में हम देखेंगे तो सेम इट एज 2 क्रोमोसोम 2 कॉपीज, ओके। अब जो हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स बन रहे थे, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, ये 23 का और ये 23, तो दोनों सेल्स का हम देख रहे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स है। अब ये दो सेल्स है ना 4 सेल्स बना देंगे हमारे पास, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल एंड ये एक सेल, 4 सेल्स बन जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे है ना एनाफेज के बाद ये जाएगा टीलोफेज में, टीलोफेज से है ना हमारे पास कम्प्लीटली 4 क्रोमो मतलब 4 सेल्स आ जाएंगे और ईच इज हैविंग 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ कॉपीज 1। अब यहाँ पर देखिए हमने स्टार्ट किससे किया था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे हमारे पास, 2 थे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास यहाँ पे एंड में कितने हैं, 2 हैं, ओके, यू कैन सी है। अब इसके बेस पे हम बोल सकते हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज ए इक्वेशनल डिवीजन, ओके। यहाँ पे रिड्यूस नहीं हुआ, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, ये है इक्वेशनल डिवीजन, ओके। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द what cell cycle. If you are interested to know more about this, let me explain you. सेल साइकिल के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके नाम से ना आपको इम्पोर्टेंटली याद रहना चाहिए। जैसे ये फैक्टर्स अगर आपके बॉडी के अंदर ना हो तो है ना ट्यूमर जितना भी आपके बॉडी के अंदर कैंसर बन रहा है उसे सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो दिस आर द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वी कैन कॉल इट, ओके। ये है ना साइक्लिन CDK एंड CAK, जिसे हम है ना CDK एक्टिवेटिंग काइनेज कहेंगे, CDI जिसे है ना CDK इनहिबिटरी काइनेज कहेंगे, CIK भी कहा जा सकता है इसे, CDC25 फॉस्फेटेस होगा, और काइनेज इनहिबिटरी प्रोटीन CDK को ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे ये सिंबल देखिए, ये है ना इसे ब्लॉक कर रहा है। KIP जो है ना CDK को ब्लॉक कर रहा है। साइक्लिन इनहिबिटरी प्रोटीन है ना साइक्लिन को ब्लॉक कर रहा है। इसके एग्जाम्पल देखिए, CIP19 साइक्लिन को ब्लॉक कर रहा है, ये है ना साइक्लिन को ब्लॉक कर रहा है। P21 क्या कर रहा है, साइक्लिन A को ब्लॉक कर रहा है, एंड P27 क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारे साइक्लिन E को ब्लॉक कर रहा है। INK4 है ना CDK4 को ब्लॉक कर रहा है, एंड यहाँ पे हमारे पास P15, P16, P18, P19 इसके एग्जाम्पल्स हैं, और INK2 एंड P21, और इस ये क्या कर रहा है, इसे ब्लॉक कर रहा है, CDK2 को ब्लॉक कर रहा है। यूबिक्विटिनेशन लाइगेस होगा, जिससे हम है ना F बॉक्स प्रोटीन कहेंगे। जितना भी ये सारा का सारा है इसे रट्टा मारना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू नीड टू जस्ट बाय हार्ट इट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ये समझने के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें,
यूबिक्विटिनेशन लाइगेज होगा हमारे पास जो है ना एफ बॉक्स प्रोटीन कहलाएगा। इसके पास होगा E1 होगा। E1 एक प्रोटीन है, E2 भी प्रोटीन ही है, E3 भी प्रोटीन ही है। E1 के पास क्या होगा, एक है ना यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल आएगा, ये अटैच होगा। जैसे ही अटैच होगा इसके लिए ये क्या करेगा, एटीपी यूज करके एडीपी को रिमूव करके फेंक देगा। एटीपी मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल यूज करेगा। अब ये यूबिक्विटिनेशन को अटैच करने के लिए एटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही ये अटैच होगा, ये है ना E1 क्या करेगा, इस यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल को E2 को देगा। E2 जब इसे अपने ऊपर अटैच करवा लेगा तब ये क्या करे, AMP को यूज करेगा। जैसे ही यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल जो पर्पल कलर का है ये अटैच हो जाएगा, ये निकाल के फेंक देगा AMP को, एनर्जी को। ओके, अब ये जाएगा E3 के पास, ये भी प्रोटीन है। E3 के पास जाकर E2 क्या करेगा, इसके पास जितने भी यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल्स थे पर्पल कलर के, ये है ना E3 को देगा। मतलब E2 इज गिविंग यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल टू द E3। अब ये है हमारा प्यारा सा सबस्ट्रेट, जिसे है ना हमें क्या करना है, डिग्रेडेट करना है। ये कुछ भी हो सकता है जो आपके बॉडी के अंदर है कि ट्यूमर कॉज कर रहा है। जितना भी बॉडी के अंदर है वो ट्यूमर कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर है ना जीन का डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके ऊपर E2 क्या करेगा, E3 को है ना यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल 1 बाय 1 देगा। जो है ना ये सबस्ट्रेट, इसे हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं। ये सबस्ट्रेट के ऊपर है ना इस तरह से 1 बाय 1 यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल अटैच करवा देगा। और ये जैसे ही यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल किसी भी सबस्ट्रेट पे अटैच हो, तब हम कहेंगे कि इसे जाके डिग्रेडेट करना है, खत्म कर देना है। तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, और ये कहाँ पे होगा, प्रोटियोजोम में डिग्रेडेशन हो जाएगा। So this is the process where the cells are doing inside your body so that you will get, sorry, you will not get the cancer। आपको कैंसर हो जाएगा वरना। अब जानने की कोशिश करते हैं सेल साइकिल के फैक्टर का मेन जितना भी है, जैसे साइक्लिन एंड सीडीके जो फर्स्ट टॉप है, इनके बारे में। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिन एंड सीडीके के पास है ना, साइक्लिन हमारा नॉन कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्यों, क्योंकि ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इस तरह की कंडीशन में रहेगा साइक्लिन। बट सीडीके है ना, या तो एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। उसका अमाउंट बढ़ेगा घटेगा इस तरह से नहीं सीडीके का। बट साइक्लिन का इंक्रीज या डिक्रीज इस तरह से, सॉरी डिक्रीज नहीं डिक्रीज होगा। एंड सीडीके है ना बोलेगा कि मैं तो बराबर जैसे का वैसा हूँ, मुझे एक्टिव इनएक्टिव का प्रोसेस कर लो, इस तरह से सीडीके का डिमांड है। अब सीडीके को हमें एक्टिव करना है, साइक्लिन इसका साथ देगा। तो सीडीके का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, सीडीके के पास है ना एक एटीपी बाइंडिंग साइट होगी जो है ना हाइड होगी बिकॉज ऑफ द टी लूप इसे कम्प्लीटली कवर कर देगा, जिसकी वजह से इट वोंट बी एबल टू अपीयर। सो हमारा साइक्लिन जैसे ही आके सीडीके के साथ अटैच होगा, यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लिन एंड सीडीके, ये सीडीके अटैच होने की वजह से ये एटीपी साइट है ना हाइडिंग से डिहाइड, नॉट डिहाइड मीन्स इट विल गेट अपीयर। जैसे ही वो विजिबल हो जाएगी एटीपी साइट, हमारा सीडीके एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना ही एक्टिवेशन नहीं, इसके पास और एक भी एक्टिविटी, मतलब एक्टिव करने के लिए इसे और कुछ भी चाहिए होता है। देखिए, एक हमें पता है डीफॉस्फोराइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन के बारे में। डीफॉस्फोराइलेशन जहाँ पे हम करते हैं फॉस्फेट को रिमूव, ओके, और फॉस्फोराइलेशन जहाँ पे हम फॉस्फेट को ऐड ऑन करते हैं। अब जैसे ही फॉस्फेट रिमूव कर दे, वो इनएक्टिव हो जाएगा सीडीके, और डीफॉस्फोराइलेट करने पे इनएक्टिव होगा। फॉस्फोराइलेटेड पर भी है ना, या तो ये एक्टिव हो सकता है या तो वो इनएक्टिव हो सकता है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। ये हमारा सीडीके मॉलिक्यूल है, ओके, ये हमारा सीडीके मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर है ना अमाइनो एसिड होंगे, राइट। ये अमाइनो एसिड के कौन से वाले उस पर जाके अटैच कर दूंगी मैं, फॉस्फेट वाले, तो ऐसा नहीं होगा। इसके कोई एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे आप है ना जाके फॉस्फेट ऐड ऑन करेंगे तो है ना ये एक्टिव हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा जहाँ पे जाके आप है ना फॉस्फेट ऐड ऑन कर देंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव, ये है एक्टिव कंडीशन में। मतलब फॉस्फेट को भी एक ऐसा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे ही अटैच करना है जहाँ पे, जिसकी वजह से वो एक्टिव होगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट एक्टिवेटेड। तो ये सारा प्रोसेस सीडीके एंड साइक्लिन का है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे साइक्लिन सीडीके के और कुछ टाइप्स, ओके। साइक्लिन हमारे पास DEAB डेब होगा,
एंड सी डी के हमारे पास 4 6 2 2 1 1 होगा। यहाँ पे G1 एंड G1 S एंड M फेस इस तरह से कंडीशन होगी। ये सारा बॉक्स इस तरह से उतार लीजिए, बेटर इट विल बी बेटर। इस तरह से G1 S एंड M, मतलब यहाँ पे G1 है, इसका साइक्लिन है ना D है, और इसका CD के है ना 4 6 है। ये कांस्टेंट नहीं, मतलब ये नॉट कांस्टेंट की कंडीशन में रहेगा, ये एक्टिव है ना। इसकी कंडीशन में G1 की कंडीशन में 4 एंड 6 है ना एक्टिव होगा। G1 के बाद हमारे पास आएगा S, सो G1 और S दोनों के साथ वाले का है ना E है साइक्लिन, और यहाँ पे S है। G1 के बाद हमें पता है G1 के बाद आएगा S, उसके बाद आएगा G2, बट यहाँ पे G2 का कोई भी साइक्लिन और CD के एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो सीधा जाएगा S और M का साइक्लिन। ओके, साइक्लिन और CD क्या है, गॉट इट। यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें पता है कि हमारे सेल साइकिल में है ना G1 आएगा, ओके, उसके बाद S आएगा, उसके G2 आएगा, उसके बाद M आएगा। G1 का साइक्लिन है, S का साइक्लिन है, CD के भी है, बट G2 का कोई साइक्लिन CD के नहीं है, डायरेक्ट आएगा M का साइक्लिन CD के। तो इस तरह की कंडीशन होगी, इसका कोई भी है ना साथ नहीं देगा साइक्लिन CD के, बट दूसरे है ना इसका साथ देंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे पहले आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। G1 से S में जाएगा, S से G2, हमें सारा का सारा पता है सब। अब हमें ये जानना है कि हम है ना सेल को फ्यूज भी कर सकते हैं, मतलब एक सेल मैंने है ना लिया मॉस का, और एक सेल है ना दूसरे मॉस का लिया। अब इन दोनों को फ्यूज कर दूंगी तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है भाई, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी विल गेट अटैच्ड। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से अटैच होकर है ना नॉर्मली वर्क करेंगे। वही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, G1 को क्या कर रहे हैं, S के साथ है ना फ्यूज कर रहे हैं। मतलब एक सेल ऐसी कंडीशन में है जो है ना G1 फेस के अंदर है, ओके, और एक सेल है ना ऐसी कंडीशन में है जो S फेस में है। अब इन दोनों को है ना मिलाकर हम फ्यूज करेंगे, और एक कंडीशन में और एक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, एक सेल जो S फेस कंडीशन में है उसे, और एक सेल जो G2 फेस है उस कंडीशन वाले सेल को, इन दोनों को फ्यूज करेंगे। तब हमारे पास किस तरह का एक्सपेरिमेंट आएगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई रियली लव इट। यहाँ पे देखो G1 फेज का एक सेल है हमारे पास, एंड S फेज का सेल है। हमें पता है ये G1 है ना क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। S फेज का काम है रेप्लिकेशन करना। अब मैंने जब इन दोनों को फ्यूज कर दिया, तब ये दोनों भी है ना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब ये अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करना बंद कर देगा और रेप्लिकेशन का काम स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज हैपन व्हेन आई डू विथ G1 एंड S फेज कंडीशन। और यहाँ पे जब मैंने इस कंडीशन, मतलब एक S फेस वाले कंडीशन को G2 फेस वाले, मतलब यहाँ से इस तरह से जा रहा है, पहले S से पहले वाला ऐसा जा रहा है, फिर अब यहाँ से इस तरह से। तो S फेस वाले सेल को G2 फेस वाले सेल से मैंने फ्यूज करा दिया। ये दोनों को फ्यूज करने की वजह से क्या होगा, ये अपना रेप्लिकेशन पूरा कंप्लीट करेगा। जब तक ये रेप्लिकेशन कर रहा है, G2 फेस अपना जैसा है G2 का प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ये कंप्लीट कर लेगा। करने के बाद जितना भी टाइम है, ये है ना S फेस के लिए वेट करेगा। वेट करने के बाद S फेस आएगा, देन इट विल डू प्रोटीन सिंथेसिस। S फेस वाला जितना भी सेल है वो फिर से सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करना है ना, ये वो काम करेगा। फिर ये दोनों मिलकर जाएंगे M फेस के अंदर। मतलब आप कह सकते हैं S फेस है ना यहाँ पर इसके लिए अपना काम नहीं छोड़ रहा है, अपना पूरा फंक्शन रेप्लिकेशन कंप्लीट कर रहा है। तब तक G2 फेज वाला सेल है ना इस तरह से वेट कर रहा है S फेज का। Then only they will enter into the M phase. You can see here also S phase complete the replication and G2 phase is waiting till that, then it will enter into the M phase. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि S phase जहाँ पे भी हो ये अपना ही डोमिनेट चलाएगा। अगर मैं रेप्लिकेशन नहीं करा तो तू वेट कर, अगर मैं रेप्लिकेशन कर चुका हूँ तो तू चल। तो ये अपना ही, मतलब अपना ही डोमिनेटिंग कंडीशन में रहेगा। ओके, और एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम लेंगे 200 सेल। 200 सेल को है ना हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रखेंगे। ओके, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, मतलब 100 सेल को लेंगे G1 फेज में रखेंगे, मतलब जो G1 फेज में है, और 50 सेल्स है ना S फेज में होंगे, और 50 सेल्स है ना G2 फेज में है, और हम इसका ग्राफ निकालने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही हम ग्राफ निकालेंगे हमारे पास आएगा इस तरह से 100 सेल। ओके, 100 सेल आया तो इसका ग्राफ इस तरह से आया, इट इज नॉर्मल। बट 50 सेल्स है ना हमारे पास G2 एंड M फेज की कंडीशन में है, तो यहाँ पे ग्राफ इस तरह से आया, और यहाँ पे भी 50 सेल्स है, बट फिर भी हमारे पास ग्राफ इस तरह से आया S फेज की कंडीशन में।
वाई दिस इज हैपनिंग, जब हमारे पास यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, यहाँ पर हमारे पास 50 है, यहाँ पर भी हमारे पास 50 है, देन दे बोथ शुड नीड टू बी इन इक्वल मैनर ना, बट ऐसा नहीं हो रहा है. सो व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, बिकॉज एस फेज की कंडीशन में सेल है ना रेप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं कर सकता. कुछ ये 50 सेल है ना यहाँ पर, ये 50 सेल में से कुछ सेल्स है ना रेप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं करे होंगे, कुछ सेल्स है ना जस्ट नो रेप्लिकेशन स्टार्ट करें, कुछ सेल है ना रेप्लिकेशन स्टार्ट करें जो सेंटर में मतलब हाफ रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, और कुछ सेल्स है ना रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में आए, और कुछ सेल्स क्या कर रहे हैं अपना पूरा रेप्लिकेशन कंप्लीट कर दिए. सो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रहने की वजह से क्या होगा, हमारा ग्राफ जो है ना इस तरह से आएगा. दे विल बी नॉट कॉन्स्टेंट इन द वन पर्टिकुलर स्टेज, पूरे सारे के सारे. बट वही G2 और M फेस में सारा का सारा प्रोसेस एक ही साथ होगा, एक ही टाइम पे खत्म हो जाएगा, बट रेप्लिकेशन का प्रोसेस इस तरह से नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो वन एक्सपेरिमेंट. इन सब के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ द CDK एंड साइक्लिन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं. देखिए हमारे पास है ना इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेट एंड CDK इनहिबिटरी प्रोटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. हमें पता है कि हमारा CDK है एंड साइक्लिन है. अब ये एम साइक्लिन मतलब एम फेस का, ये फेस का जितना भी एम साइक्लिन है वो. अब यहाँ पे एम साइक्लिन MCDK एक दूसरे से अटैच हो गए, बट यहाँ पे MCDK जितना ये जो है इसे एक्टिवेशन के लिए हमने जाना था कि साइक्लिन चाहिए, बट साइक्लिन मिल जाए तब भी ये एक्टिव नहीं होगा. इसे और एक है ना फॉस्फेट भी ऐड करना होगा, जिसके लिए हम बुलाएंगे V1 काइनेस. V1 इनहिबिटरी काइनेस आएगा. आकर ये क्या करेगा, 15th अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट अटैच कर देगा. जैसे ही 15 पे अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट अटैच कर देगा, ये है ना इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 15 अमाइनो एसिड इज इनहिबिटरी एक्टिवेटिंग फॉस्फेट. ये ऑल्सो वी आर सेइंग V1 काइनेस इनहिबिट करने वाला काइनेस, ये फॉस्फोराइलेट करेगा बट इनहिबिटरी करेगा, जो है ना जिसकी वजह से हमारा MCDK पहले तो एक्टिव की कंडीशन में नहीं हुआ, अब हम चाह रहे थे इसे एक्टिव करने का, बट ये V1 आके इसे और इनएक्टिव की कंडीशन में डाल देगा. ये सारी कंडीशन देख के क्या करेगा, CAK मतलब CDK एक्टिवेटिंग काइनेस आएगा, इसके ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच करेगा, और एक हमारे पास CDC25 फॉस्फेटेस आएगा, जो है ना जितना भी फॉस्फेट जो हमने 15 पे ऐड ऑन किया था इसे रिमूव करके फेंक देगा. ओके, हम पहले तो यहाँ पे 15 पे का फॉस्फेट रिमूव कर रहे हैं. ओके, और इसी के साथ साथ है ना हम CAK के साथ मिलकर एक है ना एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, बस इतना ही. तो यहाँ पे ये CAK आके कहाँ पे ऐड ऑन करेगा, यहाँ पे 161 अमाइनो एसिड के ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच करेगा, जो है ना थ्रियोनिन के ऊपर अटैच करेगा, जिसकी वजह से हमारा CDK है ना फाइनली एक्टिव हो जाएगा. ओके, यू गॉट इट. मतलब साइक्लिन है, CDK है, CDK के ऊपर है ना फॉस्फेट अटैच करे, पर ये इनएक्टिव है, जो है ना इन्हीं V1 काइनेस कर रहा है, जिसे रिमूव करने के लिए हमारा CDC25 आया, और है ना यहाँ पे CAK आके एक्टिवेटिंग काइनेस करा, जिसकी वजह से फॉस्फेट एक्टिवेटिंग अटैच हो गया और ये एक्टिवेट हो गया. और ये हम सब इसलिए कर रहे हैं, क्यों इस तरह से एक्टिवेटिंग इन एक्टिवेटिंग का गेम इसलिए चल रहा है, क्योंकि देखिए V1 काइनेस अगर कम्प्लीटली लॉस ऑफ फंक्शन कर दे, मतलब कम्प्लीटली म्यूटेट हो जाए, काम ना करे, तब क्या होगा, सेल है ना प्री मेच्योर एंट्री इन द एम फेज करेगा. मतलब एम फेज के अंदर यहाँ पे ये G2 से है ना जाना चाहिए इसे एम फेज में. अगर यहाँ पे V1 काइनेस है ना इसे होल्ड ऑन ना करे, तो डायरेक्ट सेल चले जाएगा एम फेज में. तो V1 काइनेस आके तो थोड़ा रुक जा, तो अभी मत जा, तुझे है ना और थोड़ा कंप्लीट करना है प्रोसेस, टिल दैट यू नीड टू बी वेट हियर. तो क्या करेगा, V1 काइनेस आकर है ना इनहिबिट कर देगा उसके ऊपर फॉस्फेट लगाकर, जिसकी वजह से सेल है ना G2 फेज में वेट करेगा. अगर हमने ओवर एक्सप्रेस कर दिया V1 काइनेस को, अगर बहुत ज़्यादा V1 काइनेस आके सेल के अंदर बैठ गया, यहाँ पे सेल के अंदर V1 काइनेस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल है ना एम फेज में जा ही नहीं पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल है ना इलोंगेटेड हो जाएगा, यहाँ पे यू कैन सी हियर इलोंगेटेड हो जाएगा, या फिर G2 फेज है ना इलोंगेटेड हो जाएगा. सेल या तो सेल इलोंगेटेड हो जाएगा या G2 फेज इलोंगेटेड होगा, बहुत लंबा टाइम तक ये G2 फेज में ही रहेगा. तो इस तरह से V1 काइनेस है ना एक दूसरे को मदद करते हैं. V1 काइनेस है ना जल्दी से मत जाने के लिए फॉस्फेट अटैच करके इनहिबिट करेगा, रोकेगा. ओके, एंड CDC बोलेगा चलो ठीक है, जब भी टाइम आया मैं ठीक है निकाल के है ना अटैच कर दूंगा, जो है ना
जिसके वजह से G2 से है ना M फेज के अंदर सेल जा सकेगा। ये है ना एंटागोनिस्टिक वर्क करेंगे, एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब ये इसे ब्लॉक कर रहा है इसके फंक्शन को, ये इसके फंक्शन को ब्लॉक कर रहा है। अब हमारे पास है G1 S G2। ओके, G2 की लास्ट फेज में, मतलब लास्ट स्टेज में हमारे पास होगा साइक्लिन B। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा। उसके बाद सेल जाएगा M फेज में। M फेज के अंदर क्या होगा, हमारे पास CDK है और साइक्लिन है। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास है ना इनहिबिटरी फॉस्फेट जितना भी था 15th अमाइनो एसिड पे हमने रिमूव कर दिया, और एक्टिवेटिंग फॉस्फेट को है ना ऐड ऑन कर दिया CA के थ्रू। और ये सब कुछ हुआ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के थ्रू। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन इज नथिंग बट, पहले तो हम बनाएंगे प्रोटीन। ओके, प्रोटीन है ना राइबोसोम जैसे ही बना देगा, बनाने के बाद इसके अंदर है ना बॉन्ड्स को हम कुछ भी छेड़खानी करें तो हम बोलेंगे इसे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ओके, जैसे कि फॉस्फेट ऐड ऑन करना, फॉस्फेट रिमूव करना, या फिर कुछ बॉन्ड को है ना छेड़ दिए, तोड़ दिए, कुछ भी करें, तब हम उससे है ना पहले प्रोटीन बन जाना। ओके, बनने के बाद है ना हम इसके ऊपर है ना कोई भी बॉन्ड को इस तरह से उस तरह से करें, तब वी आर कॉलिंग इट एज ए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। तो ये सारा प्रोसेस है ना यहाँ पे होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब जाएंगे हम इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस के अंदर हमारे पास होगा PP2A एंड B55, जो है ना बहुत अच्छा अमाउंट में कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा होगा, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा इंटरफेस को। हमें इंटरफेस मेंटेन करने के लिए ये PP2A एंड B55 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हाई होना चाहिए। जैसे ही इंटरफेस खत्म होगा, G1 S एंड G2 इंटरफेस खत्म होगा, तो सेल को जाना चाहिए M फेज के अंदर। ओके, इंटरफेस से M फेज में, तब हमारे पास चाहिए MCD के, M साइक्लिन की जरूरत होगी। अब हमें है ना M फेज के अंदर इन दोनों की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे है ना CD के M साइक्लिन क्या करेंगे, ये जाकर है ना एक्टिव करेंगे ग्रेट वॉल काइनेज को। ओके, ग्रेट वॉल काइनेज जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, PP2A एंड B55, मतलब इसे है ना कम्प्लीटली ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इसके ऊपर है ना एक इनहिबिटरी फॉस्फेट अटैच कर देगा, जिसकी वजह से इसका फंक्शन है ना डिसफंक्शन हो जाएगा। ओके, MCD के M साइक्लिन इसे एक्टिवेट कर रहे हैं, ये जाकर है ना इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं, ये जाकर है ना इनहिबिट हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें है ना M फेज में जाना है, जहाँ पे हमें इन दोनों की जरूरत है। इन दोनों की मतलब MCD के M साइक्लिन की, नॉट दिस PP2 की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। PP2A भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर ओनली इंटरफेस तक है। ओके, अब जैसे ही सेल है ना G2 से प्रोफेस, प्रोफेस से मेटाफेस, मेटाफेस से एनाफेस की कंडीशन में जाना हम। अब यहाँ पे एनाफेस की कंडीशन में कम्प्लीटली रिवर्स होगा। यहाँ पे एनाफेस में क्या होगा, MCDK और M साइक्लिन को ब्लॉक करना है हमें। ओके, यहाँ पे हम है ना इसे एक्टिवेट कर रहे हैं, MCDK M साइक्लिन को M फेस में। अब एनाफेस में सेल जाएगा तो इन दोनों को ब्लॉक करके फेंक देना चाहिए। अब इन्हें ब्लॉक करने के लिए हमारे पास कैसा कंडीशन होगी, देखिए हमें पता है MCDK के ऊपर है ना एक 161 अमाइनो एसिड पे है ना एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है। अब इसे रिमूव कर देंगे तो ये इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा। इसे रिमूव करने के लिए हमारा APC मतलब एनाफेस प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आएगा, जो पॉजिटिव मैसेज देगा PP2A को। B55 इसे हमने पहले ब्लॉक किया था, इंटरफेस में ही इंपॉर्टेंट रोल था, उसके बाद है ना M फेस के लिए हमने इसे ब्लॉक किया था। अब इसके ऊपर जितना भी इनहिबिटरी फॉस्फेट था, इसे रिमूव कर देंगे तो ये है ना एक्टिव हो जाएगा। इसे एक्टिव करने के लिए हमारा APC मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे ही ये एक्टिव होगा, ये क्या करेगा, हमारे MCD के M साइक्लिन के ऊपर जो एक्टिवेटिंग 161 अमाइनो एसिड है, उसके ऊपर से है ना फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से MCD के एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत अजीब कॉन्सेप्ट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप है ना 1 से 2 मरतबा देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बस आपको है ना समझना चाहिए और रिपीट करना चाहिए। ओके, अब हमारा ये है ना इंटरफेस एनाफेस की कंडीशन होगी। इंटरफेस में हमने ना इसे एक्टिवेट किया था, फिर एम फेस में हमने इसे ही ब्लॉक किया, अब फिर से एनाफेस में हम इसी को एक्टिवेट कर रहे हैं PP2A को, और है ना क्या कर रहे हैं MCDK को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब इनहिबिट कर रहे हैं। ये सारी कंडीशन होगी। अब यहाँ पे और थोड़ा कुछ जानना है आपको एनाफेस के अंदर। देखिए यहाँ पे एनाफेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कुछ फैक्टर्स प्रोटीन्स होते हैं। ये माइटोसिस की कंडीशन है, हमें पता है कि यहीं पर है ना सेल का जितना भी सेंट्रोमियर का पार्ट होता है, मतलब इक्वेटोरियल के पास है ना इस तरह से क्रोमोसोम्स आके अटैच होंगे और सेपरेट होंगे। इसके लिए हमारे पास है ना कंडेंसिन प्रोटीन होंगे, जो है ना ये जितना भी कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है ना कंडेंसिन प्रोटीन कहलाएगा।
और ये है ना कोहेसिन प्रोटीन, पिंक कलर का जो भी है कोहेसिन प्रोटीन कहलाएगा। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अटैच होंगे वाया कोहेसिन प्रोटीन के थ्रू, ये दोनों है ना एक दूसरे से अटैच होंगे। ये है माइटोसिस की कंडीशन तक होगी। उसके बाद एनाफेज में हमें इसे सेपरेट करना है। इसके सेपरेशन किस तरह से होगा, क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एपीसी मॉलिक्यूल था, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इसके साथ साथ है ना CDC20 एंड CDH1, ये दोनों मिलकर है ना इसे एक्टिवेट, मतलब एपीसी को एक्टिवेट करेंगे। और ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, E3 लाइगेज को एक्टिवेट करेगा। E3 लाइगेज का फंक्शन अगर आपको याद है तो हमने क्या कहा था, E1 है ना E2 को है ना एटीपी के थ्रू अटैच करवाएगा। ये सब जो प्रोसेस था, E1 जाएगा E2 के पास, E2 जाएगा E3 के पास, E3 जाएगा प्रोटियोजोम में, इससे है ना डिग्रेडेट कर देगा। तो प्रोटियोजोम में जाने के बाद डिग्रेडेशन का प्रोसेस सारा हो जाएगा। ये सारा E3 का प्रोसेस है। E3 जहाँ पे भी है डिग्रेडेशन कर रहा है, तो ये क्या करेगा, E3 को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और एक हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे, इसके है ना सिक्यूरिन कहेंगे और है ना सप्रेस कहेंगे। सेक्यूरिन एंड सप्रेस दोनों इस तरह से इतना मिल जाएंगे कि ये एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे, कि एक्टिवेशन का काम नहीं करेगा। सप्रेस अगर सेक्यूरिन से अगर सेपरेट हो जाएगा तो है ना ये है ना डिप्रेशन से निकल जाएगा और है ना अपना काम करेगा। तो हमें इसे सेक्यूरिन को डिग्रेडेट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एपीसी के थ्रू है ना E3 को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये E3 जाके है ना सेक्यूरिन को डिग्रेडेट करेगा। ये E3 है ना क्या करेगा, यहाँ पे सेक्यूरिन के ऊपर यूबिक्विटिनेशन मॉलिक्यूल अटैच कर देगा, जिसकी वजह से सेक्यूरिन का है ना डिग्रेडेशन हो जाएगा एंड सप्रेस है ना सेपरेट हो जाएगा। और ये क्या करेगा, कोहेसिन को ब्रेक करेगा। कोहेसिन हमने अभी देखा, ये जितना भी सेंटर में पिंक कलर का पार्ट है, इसे है ना ब्रेक करने का काम है सप्रेस का। अब जैसे सप्रेस है ना इसे पूरा डिप्रेस कर देगा, मतलब कोहेसिन को ब्रेक कर देगा, तो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना सेपरेट हो जाएंगे और हमारा एनाफेज का कंडीशन है ना कंप्लीट होगा। मतलब ये दोनों है ना एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ये सारा होने के लिए हमें सेक्यूरिन को पहले डिग्रेडेट करना है और सप्रेस को हमने सेपरेट करना है। ये सारा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ और कंडीशंस भी हमें पता होनी चाहिए। हमें पता है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर इस तरह से अटैच होंगे और कोहेसिन प्रोटीन है ना यहाँ पे सेंटर में इसके बीच में होंगे, यहाँ पे होंगे सारे कोहेसिन प्रोटीन सब अटैच होंगे। बट सप्रेस के पास एक एबिलिटी होगी, ये है ना अगर फॉस्फेट फॉस्फेट अटैच है किसी भी प्रोटीन के ऊपर, कोहेसिन के ऊपर, समझिए ये है ना कोहेसिन प्रोटीन है, ओके, दिस इज कोहेसिन, ओके, इसके ऊपर है फॉस्फेट। अगर ये फॉस्फेट अटैच है तब ये क्या करेगा, एक्टिव होगा, इसके ऊपर काम करेगा। इसके ऊपर से जैसे ही हम है ना फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे, यहाँ पे कोई फॉस्फेट नहीं लगाएंगे, तो कोहेसिन के ऊपर यहाँ पे ये सप्रेस काम नहीं कर पाएगा। तो यही कंडीशन हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट सेंट्रोमियर मियोसिस 2 एनाफेज 2 ऑल कोहेसिन रिमूव। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे है ना हमें हर टाइम पे है ना इस सारे प्रोटीन को सेपरेट नहीं करना है। ओके, कोहेसिन को हमें हमेशा सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर हम सारे सेंट्रोमियर का जितना भी है सबका सब है ना निकाल देंगे, मतलब सबका सब कोहेसिन प्रोटीन को निकाल देंगे, तो ये सब है ना मियोसिस 1 से मियोसिस 2 की कंडीशन तक हमें सेपरेट नहीं करना है। ऐसे हमें है ना जस्ट क्रोमोसोम को, जस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है, रिमेनिंग वाले को है ना सेंटर में रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो हमारा जितना भी क्रोमोसोम का पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, बहुत क्लमजी हो जाएगा। तो M1 से M2 के फेज तक है ना हमें सेंट्रोमियर के जितना भी पार्ट है, ये जितना सेंटर का पार्ट है, उससे है ना सेव करना है, उसके कोहेसिन को सेव करना है, क्योंकि यही है ना इन दोनों आर्म्स को बचा के रख रहा है। अब उससे बचा के रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है ना ये सेंट्रोमियर के कोहेसिन को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्यों ब्रेक नहीं हो रहा है, कैसे ब्रेक नहीं हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये है शॉगोशियन प्रोटीन। शॉगोशियन प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर हमारे सेंटर के जितना भी पार्ट है उसके ऊपर से है ना फॉस्फेट रिमूव करके फेंक देगा, जिसकी वजह से ये जो सप्रेस है, सप्रेस हमारा इस सेंटर के पार्ट पे वर्क नहीं कर पाएगा और हमारा सेंटर का पार्ट वैसे का वैसे सेफ रहेगा। बट मियोसिस 2 जैसे ही कंप्लीट होगा तब है ना सेपरेशन पूरा हो जाएगा, मतलब इसे भी सेपरेट करके निकाल दिया जाएगा। बट तब तक मियोसिस 2 आए तब तक है ना यहाँ पे कोहेसिन को बिल्कुल भी सेंटर के पार्ट को नहीं छेड़ा जाएगा। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पे कुछ भी नहीं है,
देखिए हमारे पास होंगे M1 फेस, ओके, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा। अगर मैं सारा का सारा कोहेसिन प्रोटीन यही M1 के फेस में ही सेपरेट कर दूंगी तो ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मुझे है ना सेंटर के पार्ट को सेव करना है। तब हमारा ये है एस से, यहाँ पे सी नहीं आना चाहिए। ये शोगोशिन प्रोटीन क्या करेगा, सेंट्रोमियर के जितने भी प्रोटीन है उसके सारे कोहेसिन प्रोटीन पे से फॉस्फेट रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सप्रेस इस पर्टिकुलर रीजन पे काम नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वे वी आर सेविंग दिस पर्टिकुलर रीजन। लेटर M2 फेस में है ना, इस पर भी जितना फॉस्फेट है वो भी जितना भी है, इस पे जितने भी कोहेसिन है वो भी रिमूव कर देंगे, देन ओनली इट विल गेट सेपरेटेड। तब तक हमें इसे सिक्योर करना है। दैट्स ऑल इट इज, दिस पेज इज ऑल थिंग्स आर लाइक दिस ओनली, इसी के बारे में यहाँ पे बता रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, यहाँ पे देखिए सेल साइकिल के अंदर कुछ और वर्ड्स, सेंटेंस, कॉन्सेप्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाई ओरिएंटेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जहाँ पे हम है ना, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे होमोलोगस इस तरह से आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके साथ क्या बोलते हैं स्पिंडल फाइबर अटैच है, जिसे हम बाई ओरिएंटेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स आ रहे हैं, सेंट्रोमेयर के काइनेटोकोर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट आ रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे बाई ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट आए तब हम इसे बाई ओरिएंटेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट आए तो हम बाई ओरिएंटेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। दैट्स इट। और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जीवन से हमें जाना है एस फेस में। जीवन से एस फेस में जाने के लिए हमारे पास है ना SCDK2 एंड जीवन SCDK और साइक्लिन ई। आपको अगर याद नहीं है बॉक्स तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। हमारे पास थे जीवन फेस, ओके, जीवन एस फेस एंड एस फेस एंड एम फेस था। इसके पास थे हमारे साइक्लिन, साइक्लिन DEAD, डेब 4, 6, 2, 2, 1, 1, इस तरह से ये था सीडी का। यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा ई है, ओके, ई मतलब जीवन और एस का साइक्लिन, और जीवन एस का सीडी के, जीवन एस सीडी के मतलब ये 2 सेकंड नंबर का सीडी के, और एस सीडी के 2, एस सीडी के 2। यहाँ पे ये जो एस सीडी के है उसका है ना सेकंड मतलब इसका सीडी के 2। ये सब है ना एक्टिव कंडीशन में है, इस तरह से होंगे तो एक्टिव कंडीशन मतलब एक दूसरे से इस तरह से अटैच होंगे। अब इसे क्या करेगा P27, कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे ना P27 CDK साइक्लिन इनहिबिटरी, उन सब में से P27 आके इन सबको होल्ड कर देगा, ये सारे स्ट्रक्चर को होल्ड कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। क्यों इनएक्टिव कर रहा है, क्योंकि हमें है ना प्री मेच्योर एंट्री नहीं करना चाहिए एस फेस के अंदर। जीवन से जैसे ही सेल है ना एस फेस में जा रहा है, जीवन से एस फेस में जब सेल जा रहे हैं तब है ना हमें इसे जल्द से जल्द नहीं भेजना चाहिए, रुका कर कुछ काम है तो कर ले, कंप्लीट करके तू जा, इस तरह से बोल रहे हैं। तो साइक्लिन और सीडीके को इनएक्टिव किया जा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है प्री मेच्योर एंट्री इनटू द एस फेस में, जल्दी ना जाए इस तरह से। और एक कंडीशन में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसे, अब ठीक है एक्टिवेट से इनएक्टिवेट कंडीशन में डाल दिया, अब एक्टिवेट कैसा करें, तो ये है ना कुछ वक्त के बाद जैसे ही इसका जीवन का काम कंप्लीट हो जाए, जीवन का कंप्लीट होने के लिए स्पेस में जाने के लिए सशक्त मीन्स एबल है, कैपेबल है, तब क्या करेंगे हम P27 को डिग्रेडेट कर देंगे दबाया E3, ओके, E3 से डिग्रेडेट करके फेंक देंगे, उसके बाद ये है ना जीवन से स्पेस में कम्प्लीटली चला जाएगा। दिस इज द कंडीशन इज हैपनिंग। और एक यहाँ पे हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें जीवन अर्ली फेज के अंदर ये सारी कंडीशन इस तरह से होगी सेल के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास ओराई होगी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके पास ORC आएगा। ORC अटैच होने के बाद है ना यहाँ पे CDC6, CDT1 ये भी आकर अटैच होंगे और हेलिकेस आकर भी अटैच होंगे, जिसे हम प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। वी आर कॉलिंग इट एज ए प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ इतना सारा आके है ना एक दूसरे के अटैच होंगे जीवन फेज के अंदर, ये सब कुछ अटैच होना चाहिए तो ही बहुत अच्छा होगा, एस फेज में जा सकेगा, सेल कैन एंटर इनटू द एस फेज, ओके। उससे पहले जीवन में हमने प्रिपरेशन किया कि ये सारा आ जाओ, आके है ना रुक जाओ। ये इनएक्टिव हेलिकेस होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी फॉस्फेट अटैच नहीं किया, इसीलिए ये है ना अभी इनएक्टिव कंडीशन में है।
ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एस फेस में जा रहे हैं, G1 से एस फेस में जा रहे हैं। सो हेलिकेस भी एक्टिवेट हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगी एंड ओरिजिन कैन एक्टिव ओनली वंस पर सेल साइकिल। सो अब ये सारा का सारा जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये सारी के सारी G1 की फेस की है। अब हम इसे एस फेस में ले जाएंगे, तब भी इसके पास यही स्ट्रक्चर होगा ना। तो तब क्या होगा, यहाँ पे हेलिकेस के ऊपर फॉस्फेट अटैच हो गया एंड CDT1 के ऊपर एंड CDC के ऊपर फॉस्फेट, इस तरह से सब पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा और ये है ना एक्टिव कंडीशन में जाएंगे। एक्टिव कंडीशन में जाने के बाद यहाँ पे है ना रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा और ये एक ही मर्तबा ओरिजिन, ये जितना भी ओरिजिन है वो एक ही मर्तबा यूज किया जाएगा। फिर से सेल साइकिल पूरी कंप्लीट होना, एम फेज कंप्लीट होना, देन फिर से है ना यूज करा जा सकता है, बट बार बार यहाँ पे है ना एक ही टाइम पे इस तरह से नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग एंड दिस इज द लास्ट थिंग। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट आई थिंक, हाँ यही लास्ट है। ओके, यहाँ पर देखिए हमें पता है लास्ट कॉन्सेप्ट G1 S G2 एंड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये सारा प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे लेट G1 फेज के अंदर हमारे पास होगा APC ऑफ कंडीशन में। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, APC है ना यहाँ पे ऑफ होगा और जेमिनिन जो है हमारे पास ऑन होगा। ये कुछ फैक्टर्स है, ये जेमिनिन जैसे ही ऑन होगा ये क्या करेगा, CDT1 को ब्लॉक करेगा। ओके, CDT1 को ब्लॉक करने की वजह से हमें याद है कि हम अभी तक देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ओराई है, ओराई के ऊपर है ना ORC आके अटैच हो गया, ORC के साथ है ना CDT1, CDC6 एंड हेलिकेस आके इस तरह से अटैच हो गया। इस तरह से प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना। सो अगर यहाँ पे जेमिनिन आ गया, ऑन हो गया इस लेट G1 फेज में, तो ये क्या करा, CDT1 को ब्लॉक करा है। यहाँ पे हमारा CDT1 है, CDT1 को ब्लॉक करा है ताकि और एक CDT आए ना, अटैच हो ना। इस तरह की कंडीशन जेमिनिन के थ्रू हो रही है। अब ये सेल है ना G1 से S में जाएगा, S फेज में क्या होगा, CDK एंड DDK है ना एक्टिवेट करा है। हमने कहा था ये G1 फेज में ही है ना सारे के सारे अटैच होंगे, बट जाके प्रो फेज, सॉरी एस फेज में ये है ना इसके ऊपर फॉस्फेट अटैच होगा, तब ये एक्टिव होंगे। तो DDK आकर है ना हेलिकेस को फॉस्फोराइलेट करेगा एंड CDK आकर है ना ORC एंड CDC6 को फॉस्फोराइलेट करेगा, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएगा और ये भी एक्टिव हो जाएगा हेलिकेस को, और ये CDT1 को एंड CDC6 को, सबको है ना फॉस्फोराइलेशन CDK करेगा और DDK करेगा। तब तक है ना ये एक्टिव कंडीशन में नहीं होंगे। फिर ये सेल जाएगा G2 फेज में, देन प्रो फेज में, देन मेटा फेज में, देन एनाफेज में। जैसे ही ये एनाफेज के कंडीशन में एंटर कर रहा है, यहाँ पे हमारा APC मॉलिक्यूल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि APC है ना ऑफ कंडीशन में है इधर, अब यहाँ पे जाते ही APC है ना एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये क्या करेगा, APC ऑन होने के बाद ये क्या करेगा, जेमिनिन को ब्लॉक करेगा। जेमिनिन को ब्लॉक करने की वजह से हमारा फिर से इस तरह से प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स फिर से यहाँ पे G1 फेज में बनेगा और फिर ये इसी तरह से कंडीशन आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ कुछ भी नहीं है, सेल को जाना है जेमिनिन, जेमिनिन एंड APC ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटिंग इनएक्टिवेटिंग कर रही हैं। APC जब भी ऑफ रहा तब है ना ये सारा प्रोसेस एक्टिवेटिंग का चलेगा, बट APC जैसे ही ऑन होगा ये क्या करेगा, जेमिनिन को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से फिर से है ना और एक रेप्लिकेशन का, ये क्या बोलते हैं, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनाने के काम करेगा APC और इसे ब्लॉक करने का काम करेगा जेमिनिन। क्योंकि एक ही साथ दो दो मरतबा बना देंगे तो है ना सेल साइकिल कम्प्लीटली इस तरह से प्रॉपर नहीं होगी। सो दिस ऑल फैक्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं APC है ना SCDK को ब्लॉक करा है एंड MCDK को ब्लॉक करा है ताकि है ना प्री रेप्लिकेशन ना बने। इस तरह से ये सारा सेल साइकिल चलेगा। आपको पता है कि जितना भी अपने पढ़ा है, अगर इनमें से कोई भी एक भी पर्टिकुलर थिंग सही से वर्क ना करे तो यू कैन गेट द ट्यूमर इन योर बॉडी। इवन द जेमिनिन अगर सही से वर्क ना करेंगे, APC वर्क ना करेंगे, तो सेल साइकिल कम्प्लीटली वर्क नहीं करेगी। सो यू आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस ऑल थिंग। अदरवाइज अगर ये प्रोसेस अगर आपके हैंड में दिया होगा कि तुम करो बैठ के सेल साइकिल, देन यू विल से कि 2 दिन में थक जाके बोलेंगे कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा, आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ। सो दे आर हेल्पिंग यू टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। सो डोंट गेट जस्ट लाइक वो डिप्रेस्ड लाइफ। इस तरह से ज़िंदगी गुजारने से अच्छा है कि यू कैन
get some sort of motivation from this cycle, because this is saying a lot of things to you. And thanks for watching till here. If you are getting the concepts, it's really mean for me.